आइए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं उस दौर में जब आसमान पर इन विशाल एयरशिप्स का राज हुआ करता था। हम जानेंगे इसके शानदार आगाज, एक बेहद खौफनाक अंत, और कैसे अब हैरतअंगेज तरीके से ये पुरानी टेक्नोलॉजी एक नए अवतार में वापस आसमान छूने को तैयार है। हिंडनबर्ग, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए आग और राख के साथ दर्ज हो गया। जरा सोचिए, 6 मई 1937 की वो शाम कैसी रही होगी। एक बेहद आलीशान 3 दिन की ट्रांस अटलांटिक यात्रा जो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से शुरू हुई थी, वो अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंचते ही अचानक एक खौफनाक हादसे में बदल गई। नीचे खड़े लोग इस आसमानी महल को उतरते हुए देखने के लिए जमा थे, और तभी एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने सबकी रूह कांप दी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी तबाही में सिर्फ 34 सेकंड लगे। जी हां, सिर्फ 34 सेकंड। उस आधे मिनट से भी कम समय में 97 यात्रियों और क्रू मेंबर्स से भरा वो शानदार विमान न्यू जर्सी के आसमान में आग का एक धधकता गोला बन गया। जो कभी आसमान की शान था, वो देखते ही देखते जलकर सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वीन ऑफ द स्काइज यानी आसमान की रानी की, और देखते हैं कि बादलों के बीच आखिर किस तरह की विलासिता दी जा रही थी। इस विमान का आकार वाकई आपको हैरान कर देगा। अगर हम इसकी तुलना उस दौर के सबसे विशाल पानी के जहाज टाइटैनिक से करें, तो हिंडनबर्ग उससे सिर्फ 24 मीटर छोटा था। इसकी कुल लंबाई 245 मीटर थी। आजकल के किसी आलीशान बोइंग 747 जहाज को भी अगर आप इसके सामने खड़ा कर दें, तो वो भी इसके आगे बिल्कुल बौना नजर आएगा। और इसके अंदर की सुविधाएं, वो तो आज की मॉडर्न फ्लाइट्स में भी शायद ही देखने को मिले। यात्रियों के सोने के लिए अलग कमरे थे, एक विशाल डाइनिंग रूम जहां सब एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे, पढ़ने और लिखने के लिए एक शांत कमरा, और तो और लॉन्ज में एक ग्रैंड पियानो भी रखा हुआ था। इसका एक टिकट उस वक्त $700 का आता था, जो आज के हिसाब से करीब $7,000 से भी ज्यादा होता है। ये सफर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए था, जो इस ऐशो आराम का लुत्फ उठा रहे थे, बिना ये जाने कि वो कितनी तेजी से अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं इस हादसे की 3 मुख्य थ्योरीज पर, और कोशिश करते हैं 1937 की इस त्रासदी की गुत्थी सुलझाने की। आखिर इतना शानदार विमान अचानक आग का गोला कैसे बन गया? जांचकर्ताओं ने शुरू में 3 मुख्य थ्योरीज सामने रखी। पहली थी साबोटाज, यानी किसी एंटी नाजी एक्टिविस्ट या दुश्मन ने जानबूझकर विमान में बॉम्ब लगा दिया हो। दूसरी थ्योरी ये थी कि जब विमान ने लैंडिंग के लिए तीखा टर्न लिया, तब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई और लीक हो रही हाइड्रोजन गैस में आग लग गई। और तीसरी थ्योरी का मानना था कि खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच शायद आसमानी बिजली गिरने से ये हादसा हुआ। लेकिन दशकों की लंबी जांच के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि यह किसी बॉम्ब ब्लास्ट का नतीजा नहीं था, बल्कि यह नेचर और केमिस्ट्री का एक बेहद घातक खेल था। असल में हुआ यह था कि विमान के मेटल फ्रेम पर स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो गया था। उसी चार्ज से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने अंदर लीक हो रही बेहद ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ने पर मजबूर कर दिया, और पल भर में वो धमाका हो गया। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों में पीछे चलते हैं और देखते हैं एयरशिप्स की शुरुआत, जब इंसान ने ग्रेविटी को मात देने की अपनी पहली चाहत दिखाई थी। ये टाइमलाइन इंसान के उस जज्बे को काफी खूबसूरती से दर्शाती है, जो कभी हार नहीं मानता। सोचिए, 1500 के दशक में लोग पक्षियों को उड़ता देखकर पंख बांधकर छत से कूद जाया करते थे। फिर 1780 के दशक में मॉन्टगॉल्फियर भाइयों ने हॉट एयर बलून का सफल परीक्षण किया। पर इस पूरी कहानी को बदला फर्डिनेंड वॉन ज़ेपेलिन ने। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी की संपत्ति तक गिरवी रख दी, ताकि उनके रिजिड एयरशिप का सपना पूरा हो सके। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1908 में उनके LZ-3 मॉडल को सरकारी तौर पर स्वीकार कर लिया गया, और यही वजह है कि इन विमानों को आज भी ज़ेपेलिन कहा जाता है। पर उस दौर में एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल परेशानी भी थी। इन विमानों को सुरक्षित तरीके से उड़ाने के लिए सबसे बेहतर गैस थी हीलियम, जो आग नहीं पकड़ती। पर उस समय अमेरिका के पास इसका सबसे बड़ा भंडार था, और उसने इसके एक्सपोर्ट पर कड़ी पाबंदी लगा रखी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़ेपेलिन की कंपनी और जर्मनी को मजबूरन उस खतरनाक हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जो छोटी सी चिंगारी से भी भड़क सकती थी। इसके बाद आती है एक और दिलचस्प कहानी, नाज़ी शासन को चुनौती और इस मशीन के पीछे की राजनीति। 1920 के दशक तक जो एयरशिप्स पहले सैन्य कामों में इस्तेमाल होते थे, वो अब कमर्शियल फ्लाइट्स बन चुके थे। पर उसी दौरान जर्मनी में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आ रहा था। कंपनी के प्रमुख थे डॉक्टर हुगो एक्नर, जो कि नाजी पार्टी के काफी कड़े आलोचक थे।
जब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स ने दबाव डाला कि नए एयरशिप का नाम एडोल्फ हिटलर के नाम पर रखा जाए, तो एकेनर ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग के नाम पर रखा, जिन्होंने कभी एकेनर को नाजी गिरफ्तारी से बचाया था। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। तो मुद्दा ये है कि हाँ, भले ही हिंडनबर्ग हादसे के पीछे कोई पॉलिटिकल बॉम्ब नहीं था, पर उस वक्त के राजनीतिक माहौल ने इसकी सुरक्षा को काफी कमजोर कर दिया था। जब नाजी पार्टी ने इन एयरशिप्स का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने काबिल लोगों की जगह अपने वफादारों को इंचार्ज बना दिया। डॉक्टर एकेनर के बनाए हुए सख्त सुरक्षा नियमों को लगातार नजरअंदाज किया जाने लगा, यहां तक कि प्रोपेगेंडा के तौर पर विमान की पूंछ पर उनके झंडे तक पेंट कर दिए गए, और आखिर में यही बेहिसाब लापरवाही उन पर भारी पड़ी। अब देखते हैं हवाई सफर का नया दौर, यानी एरोप्लेन्स का उड़ान, और आसमान में आया एक बड़ा बदलाव। इस हादसे के बाद लोगों के अंदर एक खौफ बैठ गया। वापस इन एयरशिप्स में बैठना अब कोई नहीं चाहता था। वैसे भी ये काफी धीमे होते थे, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और खराब मौसम में इन्हें उड़ाना बेहद मुश्किल था। दूसरी तरफ फिक्स्ड विंग एरोप्लेन्स तेजी से विकसित हो रहे थे। उनकी स्पीड बढ़कर 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, और वो काफी रिलायबल भी थे। तो भले ही एयरशिप्स में आलीशान कमरे और बड़ी खिड़कियां मिलती थीं, यात्रियों ने तेज रफ्तार और सुरक्षित एरोप्लेन्स को चुनना शुरू कर दिया, और विशाल एयरशिप्स धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं एयरशिप्स की वापसी को, कैसे ये एक इको फ्रेंडली हवाई विकल्प बनकर लौट रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी एक दिन वापस आएगी? ये है एयरलैंडर 10। यूनाइटेड किंगडम की हाइब्रिड एयर व्हीकल्स नाम की कंपनी ने 2017 में इस दुनिया के सबसे बड़े विमान की सफल टेस्ट फ्लाइट की थी, और अब उनका लक्ष्य 2030 के बाद इसकी कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने का है। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब इसमें उस खतरनाक हाइड्रोजन की जगह सुरक्षित नॉन फ्लेमेबल हीलियम गैस का इस्तेमाल हो रहा है। यानी वो आग लगने का डर जिसने हिंडनबर्ग को तबाह किया था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज इनकी जरूरत ही क्या है, तो ये नंबर 1/10 इसका जवाब है। क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के इस दौर में ये आधुनिक एयरशिप्स आज के ट्रेडिशनल एरोप्लेन्स के मुकाबले सिर्फ 1/10 कार्बन एमिशंस पैदा करते हैं। ये बिल्कुल शांति से, बिना किसी भारी शोर और प्रदूषण के आसमान में उड़ने की काबिलियत रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक गहरा सवाल जहन में आना लाजमी है। जैसे जैसे ये दुनिया कार्बन एमिशंस को कम करने और इको फ्रेंडली विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है, तो क्या बीते हुए कल के वो शांत और धीमे आसमान हमारे आने वाले कल का हवाई साथी बनेंगे? क्या हम एक बार फिर से क्वीन ऑफ द स्काईज का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? एक बार जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।